नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हमने आगामी सीटेट दिसंबर एक और खुशखबरी सीटेट एस्पिरेंट के लिए कि आप लोगों के एग्ज़ाम तिथि बढ़ चुकी है आगे। और पहले जो ये 1 दिसंबर था वो अब बढ़ कर के 15 दिसंबर पहुंच गया है। तो समझिए कि 14 दिन का आपके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है सीबीएसई के तरफ से। तो जम करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और आइए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों जैसे कि कल मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर के आया था, आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि ये सभी मेरे खुद के बनाए प्रश्न हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे जो आप तक पहुँचाए जाते हैं प्रत्येक दिन। कई सारे छात्र ले भी रहे हैं नोट्स को। कम समय में आप इससे अधिक तैयारी सार्थक रूप से कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, आप नोट्स वगैरह या इन प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रश्न का पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों सीडीपी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें देखिए क्या है कि आप इसके थ्योरी को पढ़ने से ज़्यादा आप सीडीपी के प्रश्नों को लगाने पर ज़्यादा जोर देंगे तो आपका सीडीपी पर कमांड बनेगा, है ना। क्योंकि सीडीपी 30 नंबर का आता है और सबसे पहला पोर्शन सीडीपी ही होता है आपके सीटेट के जब आप पेपर खोलेंगे तो यहाँ आज मैं आपके लिए कुछ पुराने प्रश्न और कुछ संभावित प्रश्न लेकर के आया हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं, 10 प्रश्न हैं ओनली। और लेकिन 10 के 10 प्रश्न में से कई सारे प्रश्न कई बार आ चुके हैं दोस्तों, और यही में से 2-4 प्रश्न आपको आगे सीटेट आने वाले में भी देखने को मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो आप ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। सीडीपी दोस्तों क्या है, अगर इसमें 30 में 30 लाने वाले तो कितने होते हैं? लगभग 90% बच्चे होते हैं। आप पूछो ही मत, आप भी ला सकते हो, है ना। और 25 30 में से 25 27 तो भतेरों के होते हैं, क्योंकि ना ये ट्रिक के ऊपर होता है। ये कॉमन सेंस जो जितना लगाता है उसके आते हैं। इसमें ना कोई भी पढ़े तो भी उसके नंबर आ जाते हैं। तो इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। अब देखिए सृजन का मतलब होता है जो कुछ रचना कर सके, जो कुछ इनोवेटिव चीज़ों को कर सके, वही सृजनात्मक विद्यार्थी होगा। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। दोस्तों हर बार अच्छे अंक, ये अंक प्राप्त करना ना नेगेटिव वर्ड है। तो आपको जब कभी भी अंक प्राप्त करना दिख जाए आप उस ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर देना। देखो कितना जल्दी मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको हटा दिया। तो ये ट्रिक है, समझ रहे हैं ना आप। शब्दों को कुछ शब्दों को पकड़ना है, टैग वर्ड्स को पकड़ने हैं और उसी से आंसर आएगा। ठीक है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। समस्या समाधान करना ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसको सही मानेंगे। पाठ याद करने में कम समय लेता है। दोस्तों ये याद करना है ना, याद करना ये हमेशा नेगेटिव होता है। ये कहीं भी ऑप्शन दिख जाए ना इसको तो जरूर काट देना। तो यानी कि दोस्तों एक और यहाँ पर आपके सामने एक और यहाँ पर उदाहरण बच रहा है, वो है बहुत बुद्धिमान है। ठीक है चलेगा, लेकिन जो इसका जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। समस्या समाधान हमेशा बेस्ट बेटर माना जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्योंकि भाई साहब वो सृजनात्मक है तो समस्या समाधान के बारे में हमेशा सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सोचता रहेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। देखिए कैसे मैंने आसानी से तुरंत एलिमिनेट कर दिया और सही आंसर निकाल लिए। कहते हैं रमेश खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? अब हमारे भारतीय माता पिता जो हैं वो तो यही करेंगे कि रमेश को देंगे बढ़िया से दबा के गाल पर 2-4, है ना, कि क्यों तोड़ दिया। तो भैया वो है, लेकिन आपको एक शिक्षक के तौर पर क्या करना है कि उसको जो है उसके जिज्ञासाओं को या स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जी नहीं, तोड़ने दो, तोड़ेगा तभी तो सीखेगा। रमेश को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। अरे नहीं भैया उसको खेलने दो, खेलेगा नहीं जब तक कोई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, कैसे बढ़ेगा? क्या पता कल कोई इंजीनियर बन जाए, है ना। तो आप उसकी योग्यता को तो दबा रहे हैं। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। नज़र मत रखो, जो कर रहा है करने दो उसे, ठीक है ना। तो यानी दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क। यानी कि रमेश के ऊर्जा को आप सही दिशा में संचालित कहेंगे। आप कहेंगे हाँ बेटा बहुत बढ़िया तूने इसको तोड़ा ना, अब इससे क्या क्या चीज़ तू इनोवेट कर सकता है और क्या क्या इससे बनाया जा सकता है, कर और अच्छे से बना। इसको प्रोत्साहित करेंगे। इसमें भी उसको एक आपने पॉजिटिव चीज़ दिखा दिया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क। देखते हो दोस्तों सीडीपी में ऐसे उत्तर निकाले जाते हैं।
तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बात तो सही है भैया कि सभी के लिए समान पाठ्यचर्या बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थियों अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता है, इसीलिए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि कोई गणित में अच्छा हो सकता है, कोई विज्ञान में अच्छा हो सकता है, कोई जीके जीएस में अच्छा हो सकता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ न कुछ विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती और ना ही उसके लक्ष्य समान थे, बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। अगला कहते हैं सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। अब सृजनात्मक उत्तर, वही इनोवेटिव आंसर आप चाहते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखो, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, भैया कक्षा बहुत अनुशासित नहीं होना चाहिए, बच्चे डर जाएंगे। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, अब प्रत्यक्ष शिक्षा प्रत्यक्ष प्रश्न पर करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सोचेगा थोड़ी, वो चीज़ें तो उसके सामने हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। तो सृजनात्मक उत्तर चाहते हैं, आप चाहते बच्चा कुछ इनोवेटिव आंसर दे, तो उसके लिए आप मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दो, यानी कि एक ऐसा प्रश्न दो जिस पर बच्चा बहुत गहराई से सोच सके, अपने खुद के विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सके उस प्रश्न पर, तो वो वाले प्रश्न दो, तो बच्चों का सृजनात्मक उत्तर आएगा। अब भैया मैंने पूछ लिया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अब बच्चा जो है वो एक उत्तर देगा कि मोदी जी, ठीक है ना। और वहीं हमने एक प्रश्न पूछ दिया कि मोदी जी ही क्यों भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब इस पर बच्चा अपना थिंकिंग लगाएगा, सोचेगा। तो ऐसे प्रश्न जो है ना वो बच्चों के सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में ना आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड जो है ना, ये बच्चों को देना ही नहीं है। जहाँ भी दंड शब्द आपको दिख जाए, इस दंड शब्द को आपने काट देना है, क्योंकि ये दंड शब्द बहुत ही नेगेटिव है। वैसे भी सरकार ने जो है बच्चों को दंड देने से तो मना कर दिया है। तो कहते हैं बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अरे भैया आप दंड दोगे और वो कार्य करेगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, गलत, काट दो इसको। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, बिल्कुल गलत बात है। उनके अंकों में सुधार करना, कि जितना मारोगे ना बच्चा उतना भुस्कंडी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, आपसे डरने लगेगा, आपकी क्लास में ना वो कंफर्टेबल तरीके से आपके विषय वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाएगा, तो कहाँ से अंक अच्छे आएंगे, ठीक है ना। और उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जी हाँ, आप उन्हों का दंड दोगे ना तो उनके मन में जो भी प्रश्न होंगे, जो भी जिज्ञासाएं होंगी, वो आपके सामने जो है पूछ नहीं पाएंगे, और वो जिज्ञासाएं, वो प्रश्न अंदर ही अंदर मर जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड मत दीजिएगा। इसका सही उत्तर घ हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे, अब प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, आइए जानते हैं इन बच्चों के बारे में। प्रतिभाशाली बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही कह सकते हैं। सामान्यतः सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, और ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है ना, वो सामाजिक अंतःक्रिया में तो बहुत ही अच्छा होता है, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन उसकी बहुत अच्छी होती है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं। प्रतिभाशाली है बच्चे, शिक्षकों के प्रति ना ज़्यादा जिज्ञासु रहता है, शिक्षकों के ज़्यादा करीब रहता है। लेकिन जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क। क्यों होगा? क्योंकि वो बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करता है। उसके अंदर जो एबिलिटी है ना, उसको बढ़ाने के खुद के अंदर ही अपने अभ्यास करके कोशिश करता है। तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक बच्चे का फेल होना। तो दोस्तों, अगर एक बच्चा फेल हो रहा है ना, तो उस बच्चे की कमी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है कि वो फेल हो रहा है। उसके माता पिता की कमी है? जी बिल्कुल नहीं, उसके माता पिता की क्या कमी है भाई, ये दोनों गलत हो गए। विद्यालय सिस्टम और शिक्षक का फेल होना है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक बच्चा फेल हो रहा है, इसका मतलब कि सिस्टम फेल हो रहा है, विद्यालय फेल हो रहा है, शिक्षक फेल हो रहे हैं। बच्चे का फेलियर, शिक्षक का फेलियर, प्रशासन का फेलियर, ये सही होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न सब आप रट लो, रट क्या लो, समझ लो इन कॉन्सेप्ट को, देखो कैसे समझा रहे हो, इन कॉन्सेप्ट को समझिए। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का सहसमूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तर। दोस्तों बस इस
को ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टैग वर्ड है कि जहां पर भी आपको केवल दिख जाए ना, केवल, उसको काट देना। केवल का मतलब केवल एक उत्तर विचार है, गलत है। केवल नेगेटिव वर्ड है, आंख बंद करके इसको काट देना, ये सही कभी नहीं हो सकता, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो समस्या समाधान पर उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कि समय समय पर जो है भैया पाठ्यचर्या में, करिकुलम में बदलाव आता रहता है, समसामयिक विषयों को जोड़ा जाता है, वो वहां पर समस्या समाधान के लिए वो विद्यालय जो बिल्कुल सफल है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से एक शिक्षक में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। देखो, ये पढ़ाने की उत्सुकता तो होनी चाहिए शिक्षक में, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कई बार आपको चार में से ऐसे ऑप्शन लगेंगे, चारों सही हैं, लेकिन उनमें से जो एक बेस्ट होगा, तो भैया पढ़ाने की उत्सुकता बिल्कुल सही है। धैर्य दृढ़ता भी होनी चाहिए। अति मानक भाषा में पढ़ाने में, दोस्तों मानक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये काट देना, ये स्टैंडर्ड सेट करता है, तो इसीलिए मानक शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको जो है आप आंख बंद करके काटना, ये कभी भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसका अगला ऑप्शन कहते हैं कि शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ज्ञान, देखो अब यहाँ पर तीन हमको ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल सही मिले हैं। पढ़ाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता भी होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है ना शिक्षा के अंदर एक गुण, वो है धैर्य और दृढ़ता। वो धैर्य रहेगा, दृढ़ रहेगा, तभी अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक कर पाएगा, तभी वो विषयों का ज्ञान होगा। और मान लीजिए उनके अंदर धैर्य ही नहीं होगा तो क्या फायदा। पढ़ाने की उत्सुकता होगी लेकिन दृढ़ता नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तो क्या फायदा। धैर्य होना चाहिए कि बच्चा एक प्रश्न अगर एक बार में नहीं समझ रहा है, 4 बार में समझाए, 5 बार में समझाए, क्रोध ना करे, बच्चे को दंड ना दे, दूसरे विधियों का प्रयोग करके समझाए। तो ऐसे धैर्य और दृढ़ता के गुण होने चाहिए शिक्षक में। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखो ये नहीं डाल करके ना, कई बार आप सोचते हो कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण, अरे इतना आसान प्रश्न, और नहीं को पढ़ते ही नहीं तो गड़बड़ कर देते हो। देखो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रवाहपूर्ण संप्रेषण करता है। भैया वो फ्लुएंटली स्पीक कर रहा है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को ढाल लेता है। भैया जो कमज़ोर मंद बुद्धि, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है ना, उनके लिए अगर परिवेश, अगर एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए, जगह चेंज कर दें, उनको दिक्कत होती है सामंजस्य बिठाने में। लेकिन बुद्धिमान बच्चा किसी भी परिवेश में स्वयं को तुरंत ढाल लेता है कंफर्टेबली। लेकिन वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रट लेता है। दोस्तों ये जो रटना है ना, रटना शब्द, इसको फिर रिमार्क कर लो, ये नेगेटिव वर्ड है, ये जहाँ भी दिख जाए वहाँ पर नहीं होगा। यानी कि ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। कभी बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना, उनको समझने पर, उनकी अवधारणाओं को बनाने पर जोर देना है, ठीक है ना। तो वह जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण करता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, कंक्रीट जो यहाँ नहीं है उसके बारे में भी सोच रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को ढाल, तीनों पॉजिटिव हैं। और ये एक क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, इसने हमें नहीं पूछा था तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि इन 10 प्रश्न को आपने अच्छे से इसकी व्याख्या को समझ लिया होगा। ऐसे ही और भी प्रश्नों के साथ आपसे मिलूंगा। सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसके थ्योरी भी कराऊंगा, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस इसमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सीडीपी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहते हैं, हमारे डेली थ्योरी की क्लास के एनसीईआरटी का नोट्स चाहते हैं, तो आप, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, उस पर आप नोट्स लिख करके मैसेज करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।